नमस्कार। यह जो सॉलिड स्टेट का अगला सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें ध्यान देना है कि यह न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन है। इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, किस तरीके से यूनिट सेल का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यूनिट सेल होता क्या है। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को देखने पर हमें एक मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट के बारे में इमेजिनेशन करने का एक आइडिया लगता है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी क्रिस्टल सिस्टम आप देखते हैं तो उसमें कुछ मिनिमम चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैच स्टिक की मदद लेकर के कह रहा हूँ कि इस तरीके से बहुत सारे अगर मैच स्टिक रखे गए हों, या यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा इसका एक बॉक्स रखा गया हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये एक मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर के मैच स्टिक का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रही है। इतनी बात आपकी जानकारी में है। अब आगे के लेवल पर सोचेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस पर कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो इस यूनिट सेल को बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर हर एक कॉर्नर जो वेरिएशन पॉसिबल है वो क्या हो सकता है? कॉर्नर पर कोई होगा, कोई फेस के सेंटर पर होगा, कोई बॉडी के सेंटर पर होगा। इतना वेरिएशन पार्टिकल्स के लेवल पर पॉसिबल है। अब सवाल यह है ना कि यहां पर जो हम कैलकुलेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट होगा वो इस आधार पर होगा कि जो कॉर्नर पर कोई पार्टिकल होगा वो किसी यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई फेस के सेंटर पर कोई पार्टिकल होगा तो कितना कंट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई बॉडी के सेंटर पर कोई पार्टिकल होगा तो कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इस चीज को समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा जो पहले लेवल पर सीख रहे हैं इस चैप्टर को, उनको देखना होगा अपने कमरे की, ये जिस रूम में आप रह रहे हैं उसका इमेजिनेशन आप करना शुरू कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए जो आपके कमरे के कॉर्नर पे, जो आपके जिस कमरे में आप हैं उसको कल्पना करें कि अगर आपके पूरी घर की बिल्डिंग को अगर हमें क्रिस्टल का सिस्टम मान लें तो उसमें रिपीट क्या हो रहे हैं? कमरे रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें मिनिमम रिपीटेटिव जो पार्ट्स आपको मिलेंगे वो आपके रूम्स होंगे, और उस रूम के कॉर्नर पर, उस रूम के सेंटर पर, उस रूम के जो दीवारें हैं उनके फेस के सेंटर पर आप कल्पना करें कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और उसके कंट्रीब्यूशन किसी पार्टिकुलर रूम के लिए कितना होगा, किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना होगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका रोल क्या है। इसका रोल है, जो हम न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका रोल है, इसकी मदद से हम ये देखने की कोशिश करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी बन सकती है, कितने पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा नेचर किसी यूनिट सेल को बनाते समय कितने ज़्यादा पार्टिकल्स को रख सकता है। इसका रोल आगे चल करके हम अप्लाई कर सकते हैं हार्ड मटेरियल्स बनाने के लिए। आप कल्पना करते रहिए, क्योंकि इसमें आप चाहें तो हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तभी आप हार्डर मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं, और दुनिया में बहुत सारे जगहों पर इसकी ज़रूरत होती है। बहुत छोटे छोटे चिप्स के भीतर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे सेट हो सकता है? जैसे आप चाहेंगे वैसे उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर पाएंगे, तभी बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है। आप कल्पना करिए ना, पहले अपने दादाजी से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि एक गाने के कैसेट में केवल 6 सॉन्ग्स होते थे। आज के डेट में क्या है, ये जो आपके पास मोबाइल है इसमें थाउजेंड सॉन्ग्स आप स्टोर कर सकते हैं। कैसे? सॉलिड स्टेट की नॉलेज होने के नाते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज ए स्टूडेंट किसी भी चीज़ को एक जो इमेजिनेशन होता है उस लेवल तक जा करके सोचें, तभी आप सोच पाएंगे इस इतने एक छोटे से मोबाइल के भीतर इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे आ सकता है, सॉलिड स्टेट की नॉलेज होने की वजह से। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के लेवल पर, न्यूमेरिकल बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स की ओर, और यहाँ पर अगला टारगेट हमारा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल के भीतर कितने नंबर ऑफ एटम्स की हम कल्पना कर सकते हैं उसके लेवल पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल के बेसिस पर पूछे जाएंगे। तो सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका जो यूनिट सेल होगा उसको आधार बनाते हुए, सिंपल क्यूबिक ही क्यों? क्योंकि उसके सारे एजेस एक बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं ना? उसका ABC सारे एजेस बराबर होंगे, उसमें सारे एंगल एक बराबर होंगे 90 डिग्री। न्यूमेरिकल सबसे इजी होगा, इसलिए हम उसके बारे में कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स या पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या इन जनरल कहें पार्टिकल्स की हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट कॉर्नर पर होगा, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वो 8 अदर यूनिट सेल से शेयर किया जाता है। इसलिए
ऐसे पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किसी खास यूनिट सेल के लिए 1/8 का ही होता है। मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर कल्पना करें, अपने कमरे में ही देखेंगे, अपने सर से, अपने टीचर से बात करेंगे कि जब कभी भी आप किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर बात करते हैं, यहाँ पर मैं सजाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आप यहाँ कॉर्नर पर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ जो कॉर्नर पर आप रखने की बात कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल हो, आप इमेजिन करें यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल होगा ना, तो वो अपने लेयर के चार यूनिट सेल के साथ शेयर होगा और इसके ऊपर इसको इंक्लोज करते हुए 4 और यूनिट सेल होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि कल्पना करना होगा कि जो आपके कमरे के कॉर्नर पर कोई पार्टिकल होगा, आप कल्पना करिएगा, वो टोटल 8 रूम से शेयर किया जाएगा। तो 8 रूम से शेयर किया जाएगा, तो पर्टिकुलर हमारा टारगेट यहां पर क्या है, आप इस टॉपिक का हेडिंग ही देखें, इन अ यूनिट सेल कितने एटम्स हैं, इन अ यूनिट सेल कितने एटम्स हैं, उसके बारे में आपको बात करें। तो यूनिट सेल में जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा उसको समझना होगा, वो 1/8 का होगा जो कॉर्नर पर होगा। इसी तरीके से आपको देखना होगा जो फेस के सेंटर पर होते हैं, ये जो फेस होता है, आप देखिए फेस, जो आपके दीवारें हैं आपके रूम के, वो टोटल कितने फेसेस हैं, आप टोटल 6 फेसेस हैं। आप देखिए इधर, आगे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से टोटल 6 फेसेस आपके पास मिलेंगे। और जो फेस पर जो पार्टिकल्स होता है ना, वो हाफ का कंट्रीब्यूशन रखता है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं, देखते हैं स्लाइड्स पर। और यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से ये 8 एटम्स के साथ 8 यूनिट सेल के साथ कोई पर्टिकुलर एटम शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं स्टडी कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर रूम में बैठ करके, आप इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस रूम में मान लीजिए मैं बैठ करके आपके साथ स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर कॉर्नर पर मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा था कि आप यहाँ पर कॉर्नर पर किसी पार्टिकल की कल्पना करें, जो आपके रूम के कॉर्नर पर रखा हुआ पार्टिकल होगा, उसके बारे में इमेजिन करें। ये इमेजिन आपने किया, आप इस रूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे थे कि यहाँ पर आपके कमरे के कॉर्नर पर कोई पार्टिकल है। ठीक बात है, यहाँ पर जो कॉर्नर है, यहाँ पर आपने पार्टिकल का अनुमान लगाया। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये टोटल 8 रूम से शेयर किया जाएगा। कैसे, आप देखिए अपने ही लेयर पे, यहाँ यह अपने ही लेयर में आप देखेंगे 4 रूम्स के साथ शेयर किया जाएगा। कितने रूम्स के साथ? 4 रूम्स के साथ। देखिए ये दूसरा रूम है, ये पीछे वाला रूम है, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही ये पीछे वाला रूम है। इस तरीके से टोटल 4 रूम्स के साथ ये शेयर किया जाएगा जो कॉर्नर पे रखा हुआ है। और 4 तो इसके अपने लेयर पर हैं और ऐसे ही 4 ऊपर के लेयर पर होंगे। जो भी कॉर्नर पे रखा गया पार्टिकल होगा, वो 4 अपने से ऊपर के लेयर के साथ शेयर किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि टोटल जो भी पार्टिकल्स यहां पर होंगे वो 8 रूम्स के साथ शेयर किए जाएंगे, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का आपको मिलेगा जो कॉर्नर पर होगा। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फेस के सेंटर पर अगर कोई होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उस चीज को मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो 1 by 1 हम चलेंगे, देखते हैं अगले लेवल पर। यहाँ अगले लेवल पर हम क्या बताएंगे, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर, मैंने आपको बार बार बोला है, फेस के सेंटर पर होगा तो कितने लोगों के साथ शेयर किया जाएगा? टोटल 2 रूम्स के साथ। अगर कोई फेस पर होगा ना, तो इस रूम में वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अगले रूम में केवल कंट्रीब्यूशन देगा, हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा किसी पर्टिकुलर रूम के लिए। ध्यान से समझना है, नहीं समझना है तो भी रट लेना है, ठीक है? आप कल्पना करिए कोई बल्ब जल रहा है, तो कोई बल्ब अगर आप अपने कमरे की दीवारों पर सेट करें गोल सा, तो या तो इस कमरे में रोशनी देगा या फिर अगले कमरे में रोशनी देगा। तो उस पॉइंट को देखना है, कोई ऐसा पॉइंट जो फेस ऑफ ए यूनिट सेल पर हो, तो वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर किया जाएगा और इस तरीके के जो पॉइंट्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल के लिए हाफ का होता है। ये चीज ध्यान में रखना है और इस चीज को मैं इस इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना है कि जब कभी भी मैं इस तरीके की इमेजेस की मदद लेता हूं तो ये काफी मुश्किल से बनाए गए इमेजेस हैं जो मेरी बुक्स में दिए गए हैं। आप प्लीज हमारी बुक को जरूर बाई करें, काफी सस्ती और फुल्ली कलर्ड बुक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर आप ये एटम का पार्टिकल का जो आप देख पा रहे हैं वो कितने का है, वो कितने लोगों का है? हाफ का कंट्रीब्यूशन है। इस बात को इतनी बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि देखिए ये हाफ ही कंट्रीब्यूट हो रहा है जिस कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाफ का कंट्रीब्यूशन है। चलते हैं आगे के लेवल पर, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें समझना, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से लगा सके। तो देखते हैं कोई पार्टिकल अगर किसी बॉडी के सेंटर पर है, कोई पार्टिकल किसी बॉडी के सेंटर पर है, यानी अगर एक पार्टिकल कल्पना करें इस बॉक्स के एकदम भीतर हो, या कल्पना करें कोई आपके कमरे के झूमर के बारे में आप कल्पना करें। झूमर में समझते ना, कोई लाइटिंग है जो लटक रही है आपके रूम में, तो कितने लोगों के साथ शेयर की जाएगी? फुल्ली सिर्फ उसकी रोशनी
आपके ही सिर्फ रूम में शेयर की जाएगी, किसी और के साथ वो शेयर नहीं की जाएगी। तो इसीलिए बॉडी सेंटर के लिए कहा जाता है कोई ऐसा पॉइंट जो विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल हो, वो किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और इस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल के लिए कंप्लीट होता है। और ये बात हमारी बुक्स के एक इमेज में दर्शाने की कोशिश की गई है। इन सारी चीजों को दिखाने के लिए करते क्या है, जब कभी भी साइंटिस्ट पता है इतने बड़े लेवल पर सोचने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां पर जाकर के देखना, उस सिमेट्री को सोचना, उस सिमिलैरिटी को देखना, ये आपके मन में होना चाहिए। जब हम साइंस के स्टूडेंट के रूप में बात कर रहे हैं तो हमारे मन में उस लेवल तक जाकर के इमेजिनेशन होना चाहिए। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हम इमेजिन कर पाते हैं। यहाँ पर अगले इमेज की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो कितने तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो कुछ स्पेशल तरीके से दर्शाया जा सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन यूनिट स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर 3 तरीके से हम उसको देखते हैं। जो आपको बताया जाता है वो एक्चुअल में होता है ओपन यूनिट स्ट्रक्चर, लेकिन ओपन यूनिट स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक्सेस नहीं करता है। वो साइंटिस्ट उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे सब कुछ साइंस हर कोई नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ हम ही और आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपनी वैल्यू समझें। जो चीज नहीं दिखती है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको दुनिया के सामने लाना। अगर आप देखें तो बायो वाले लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सिंपल इमेज नहीं होते, बहुत मुश्किल वाले इमेजेस होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना। सेम चीज यहां पर आप देखेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो पार्टिकल्स जो आपके पास बार बार रिपीट होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से डेंस से नजर आएंगे। आप इस इमेज में देखें डेंस से नजर आएंगे, लेकिन उसको साइंटिस्ट सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए उनको छोटा करके उनके बीच में एक गैप बनाते ताकि उसको समझना आसान हो जाए। उसको हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर यानी जिसमें थोड़ा सा आपको गैप भी देखने को मिलेगा। जो स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन है उसमें देखेंगे आप पार्टिकल्स देखिए किस तरीके से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, और इसको जब हम इमेजिन करके जब हम इसको कट करते हैं तो प्रॉपर आप देखेंगे एक्चुअल पोर्शन जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो मतलब ये कि यहां से आप देखें तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये कई सारे यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जब हम इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इस तरीके से देखने को मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं ना कि कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स बार बार रिपीट होते हैं जिनका एक्चुअल पोर्शन रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और इसके कैलकुलेशन को बनाने के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की मदद लेते हैं। तो ये चीज आप हमारे बुक में लिखी हुई लैंग्वेज में है, आप उस चीज को समझ पाएंगे। इसी तरीके से हम अगले लेवल पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगले लेवल पर देख सकते हैं हम फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है। वैसे देखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कि फेस पर कैसे पार्टिकल के बारे में सोच लिया गया होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फेस के लेवल पर पार्टिकल होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कॉर्नर पे पार्टिकल होगा। अब देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, कितना बड़ा इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल्स इतना डेंसली पैक्ड होता है, आपको कुछ भी नहीं नजर आए। यहाँ पर देखें आप तो ये स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन कितना मुश्किल सा होता है, लेकिन उसको साइंटिस्ट जब और बेहतर करके इस तरीके से देखिए लाइन डायग्राम की मदद से पार्टिकल्स को थोड़ा छोटा करके बीच में गैप बनाते हैं, तो ओपन स्ट्रक्चर का जब रिप्रेजेंटेशन में हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कितना बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और इसी को जब हम एक्चुअल पोर्शन रिप्रेजेंटेशन में देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फेस पर कोई पार्टिकल्स होगा जिसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा, और जो कॉर्नर पे बॉक्सेस जो बनाए गए हैं, जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखिए इमेज में कट करके 1/8 का ही दिखाया गया है। कंप्लीट पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होगा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक्चुअल पोर्शन रिप्रेजेंटेशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 का होगा। तो इस तरीके से होता है। मैं इतना सारा स्ट्रेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उसको समराइज करना अपने दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। बॉडी सेंटर के लिए इसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। बॉडी सेंटर के लिए जब हम इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे पार्टिकल्स कैसे होते हैं। पार्टिकल्स यहाँ पर कैसा होगा, आप इस चीज को समझें। पार्टिकल्स जो होगा वो यूनिट सेल के सेंटर में होगा और कॉर्नर्स पे होगा। तो कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पर देखें स्पेस फिलिंग जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। काफी देखिए इस तरीके से मुश्किल भरे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। और जब इसका एक्चुअल पोर्शन जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई पार्टिकल आपके रूम के भीतर रखा हुआ है, कोई पार्टिकल या कोई बल्ब, मैंने आपको कहा था ना कि बल्ब, कोई लाइट का कोई केस है, झूमर है, कुछ इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आपके रूम के लिए देगा। और जो कॉर्नर्स पे होंगे वो 1/8 का ही कंट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल्स पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन जब इसका एक्चुअल पोर्शन रिप्रेजेंटेशन की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/8 के बारे में ही सोचेंगे, और सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन देगा। इस तरीके से हमने इस चीज को देखा। आगे के लेवल पर हम चलेंगे और इसी के आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कल्पना करते हुए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा टफ लेवल का है।
घबराना बिल्कुल नहीं है। जो पहला क्वेश्चन दिया है थोड़ा टफ है, अगला क्वेश्चन सिंपल कर दूंगा। तो चलते हैं, फेस सेंटर्ड पर आप इमेजिन कर चुके हैं, अपने मन को ओपन रखिएगा, ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया है कि एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पर एटम ए प्रेजेंट है और बी जो एटम है वो उसके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। दो एटम दो कॉर्नर से मिस कर दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया। डरना बिल्कुल नहीं है, अभी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब के जैसा यूनिट सेल है, तो क्यूब के जैसा अगर आपका रूम है, अपने कमरे को ही लेके आप कल्पना करें, तो इसमें कितने कॉर्नर्स होंगे? आप बताइए। टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे और इस कॉर्नर में दो जगहों पर पार्टिकल्स नहीं है, यानी 6 कॉर्नर पर ही पार्टिकल्स रखे गए हैं। ये बात आपको बताया गया है, इंफॉर्मेशन आपकी यही कहती है। अब एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो कंट्रीब्यूशन किसी एक कॉर्नर का होता है वो 1/8 का होता है। क्या होता है? 1/8 का होता है। अगर 1/8 का है तो उस चीज को देख लेते हैं। कल्पना करिए, यहां पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है किसी एक कॉर्नर से। ये बात शुरू से ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर यहां पर 6 कॉर्नर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन में? आइडियली होता क्या, अगर सारे पार्टिकल भरे होते तो यहां पर हम क्या करते, अगर सारे पार्टिकल भरे होते तो हम इसमें कंट्रीब्यूशन में 1/8 इंटू 8 करते, लेकिन ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे कॉर्नर नहीं भरे हुए। हमारे पास जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 1/8 इंटू 6 का मिल रहा है। इस तरीके से पार्टिकल जो यहां पर मिल रहा है वो 6/8 या फिर यहां पर 3/4 का मिल रहा है। इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन ए के बारे में सोच सकते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 3/4 का है। ये हमारा एक फाइनल वैल्यू बन करके आया। ए का कंट्रीब्यूशन हमने ध्यान से समझ लिया। अब बी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बी के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे तो बी का कंट्रीब्यूशन यहां पर इमेजिन करेंगे। आप देखिए, बी के लिए इसने कहा कि बी के जो भी एटम्स हैं वो फेस के सेंटर पर लोकेटेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें यहां पर बी के लिए देखना होगा टोटल कितने फेसेस होते हैं। टोटल फेस किसी भी रूम में अगर अपने ही कमरे में देखेंगे तो टोटल फेस जो होता है वो 6 होता है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल फेस आपको 6 मिलेंगे और मैंने आपको बताया था एक फेस पर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो हाफ का मिलता है। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। यहां पर वैल्यूज डालते हैं। यहां पर देखिए, हमारा हाफ कंट्रीब्यूशन हर एक फेस का होता है और ऐसे हमारे रूम में कितने फेस हैं? 6। आप देख सकते हैं ना कैसे? आप देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इस तरीके से होता है। कल्पना करिए ना, जहां बैठे हुए वहीं पर कल्पना करिए, मन की आंखों को ओपन कीजिए। तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा हाफ टाइम्स होगा एक पार्टिकल का और वो भी 6 फेस के लिए होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया? बी का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 3। अब इनके बीच में रेशियो बनाने की जरूरत होगी। रेशियो हम कैसे बना पाएंगे उसको देखते हैं। तो अब हम कंपाउंड का फार्मूला लेने के लिए A:B की बात करेंगे। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3/4 का है। यहां पर देखिए डेटा हमने ले रखा है और जो बी का कंट्रीब्यूशन है वो 3 का है, 1:3 है। अब यहां पर हमें एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि दोनों ही सिमिलर वे में आ जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? ये यहां पर जो 4 का डिविजनरी फैक्टर है वो कट जाएगा। तो इसके बाद अगला क्या होगा? हमारे पास आंसर के बारे में अब हम लोग करीब पहुंच सकते हैं। यहां पर A:B जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? A की वैल्यू तो अब 3 हो गई और B की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो यहां पर 3:12 A:B का रेशियो हमारे पास आ गया। A:B का रेशियो हमारे पास कितना आ गया? 3:12 का आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3:12 है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1:4 भी लिख सकते हैं ना। तो यानी A:B का रेशियो कितना आएगा? 1:4 का आएगा। इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या बनकर के आएगा? AB4 हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाते समय आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप डरते हैं। तो यहाँ पर हम इसीलिए आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि हर एक न्यूमेरिकल को बनाते समय आपका कॉन्फिडेंस फुल्ली मेंटेन रहे। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे ये चीज मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि काफी सिंपल सा है। यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में इमेजिन करने की कोशिश की गई है। बॉडी सेंटर्ड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगला क्वेश्चन थोड़ा ईजी देंगे। इसमें आप एलिमेंट्री लेवल पर अगर आप सीख रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बॉडी सेंटर्ड में भी ऐसे ही कंपाउंड के बारे में कल्पना किया जा सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारी बुक में दिया गया है, उसी को आपको समझना है। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स A एंड B। एटम A कहां पर प्रेजेंट है? वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एटम B सेंटर ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है। और इस तरीके से यूनिट सेल का फार्मूला क्या बनेगा? यूनिट सेल का फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्या है? A जो पार्टिकल A है वो कहां पर प्रेजेंट है? पार्टिकल A जो प्रेजेंट है
वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और जो पार्टिकल बी है वो उसके सेंटर के भीतर है। तो मैंने आपको बता रखा है ना कि जो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, कॉर्नर पे जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो कितने का होता है। कॉर्नर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आप खुद से बोलिए, आपको पता है ना 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 टाइम्स का होता है। तो इस तरीके से कॉर्नर पर अगर पार्टिकल ए प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 का होगा। और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो बॉडी के सेंटर पर अगर कोई पार्टिकल है तो उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी आप कह सकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट उस यूनिट सेल के लिए होगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंप्लीट उसी यूनिट सेल के लिए होगा। ये बार बार मैंने आपको बात बताया। तो इस तरीके से A:B का जब आप फार्मूला बनाएंगे, A:B का फार्मूला तो वो कितना आएगा, 1:1 का आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो फार्मूला आएगा वो AB आएगा। आप सिंपल सा इस तरीके से न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस एक बार कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल का मकसद क्या है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई। मैंने आपको पहले से बता रखा है, इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं। शुरुआत हम करते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से कि दुनिया भर में जो भी पार्टिकल्स बनाए गए हैं उनमें एक सिमेट्री है। दुनिया भर में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उनमें एक सिमेट्री है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रेविस लैटिस के बारे में हम लोगों ने कल्पना किया था। शुरुआत कहां से किया था, एमॉर्फस को हमने किनारे कर दिया। उसके बाद हम कहां पर आए, क्रिस्टल पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर हम आए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैंने आपको बताया कि इमेजिन करिए पूरी दुनिया की जो भी क्रिस्टल बने हुए हैं वो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम के द्वारा बने हुए हैं। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के द्वारा बने हुए हैं, और उन क्रिस्टल सिस्टम्स में जो ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल है वो थोड़ा और वेरिएशन उन्हीं के भीतर होने से टोटल 14 टाइप्स के ही वेरिएशन दुनिया में पॉसिबल है। ये चीज़ आपने किताब में देखा भी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, हमारी किताब में भी दिया हुआ। मैंने अपनी किताब में एक एक इमेजिनेशन करके उन सारे इमेजेस को बनवा करके दिखाने की कोशिश किया। तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगले लेवल पर चलेंगे, लेकिन इसका एक बार सोल्यूशन कैसे लिखना होता है वो भी देख लीजिए। 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कंट्रीब्यूशन उनका किसी यूनिट सेल के लिए कितना होगा, कंप्लीट होगा। क्यों कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 1/8 × 8। ये चीज़ ऐसे करके अगर आप लिख देंगे =1 लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताया। इसी तरीके से जो पार्टिकल जो B एट द सेंटर ऑफ द बॉडी रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द बॉडी पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका 1 होगा, और दोनों का रेशियो फिर इसके बाद आप लेंगे 1:1 का होगा, और फार्मूला इस तरीके से आप लिख देंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन होते हैं। एक और टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे एडवांस इमेजिनेशन के लेवल पर। यहाँ पर जब आपने सिंपल लेवल का देख लिया तो कंपटीशन में क्या करते हैं ना, जितने आपका इमेजिनेशन होता है उसको एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं, ज़्यादा आपसे अलग क्वेश्चन नहीं पूछने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो, लेकिन एक इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर पार्टिकल्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉर्नर पर पार्टिकल है, कॉर्नर पे है। इसके बाद मैंने आपको बताया फेस के सेंटर पे पार्टिकल है। कहाँ पे पार्टिकल है, फेस के सेंटर पे पार्टिकल है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल है। बात समझ रहे हैं आप, कहाँ कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे है, कॉर्नर पे पार्टिकल है। इस तरीके से हमने आपके साथ इमेजिन कराने की कोशिश किया। अब यहाँ पर और भी वेरिएशन पॉसिबल है ना। अगर आपसे पूछ ले कोई एज के सेंटर पे, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी भी आपसे कैलकुलेशन पूछा जाता है ना तो आपको ध्यान में रखना है लैंग्वेज क्या है। देखिए जब आपसे एज की बात की जाती है तो ना ये होता है एज, एज इसको कहते हैं। एज ए स्टूडेंट मुझे भी नहीं पता था, तो इसलिए मैं आपको इतना फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए ये होता है एज का सेंटर, ये एज का सेंटर है जहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस तरीके के एजेस पर जो पार्टिकल होते हैं ना उसके बारे में आपको देखना होगा। एज, अगर कोई कहे कि एज की लेंथ इतनी है तो आपको पता होना चाहिए। आपको जो न्यूमेरिकल आइडियली जो पूछा जाएगा वो फेस के सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल है तो वो कितने लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो करेगा 1/4 के साथ। कैसे, इस चीज़ को आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर एज पे होगा ना तो एक तो अपने ही लेयर में होगा और 2 ऊपर के लेयर में लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से वो छुप जाएगा पूरा। तो किसी एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन, इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/4 का होगा अगर वो एज के सेंटर पे होगा तो। बात समझना। ऐसे ही एक कैलकुलेशन और है जो एडवांस लेवल पर सोची जा सकती है। अगर आपके रूम में बॉडी डायगोनल की बात की जाए, बॉडी डायगोनल का मतलब समझते हैं, मैथ्स वाले लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपके कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाने की कोशिश करिए। बात समझ रहे हैं, बॉडी डायगोनल अपने दोस्तों में डिस्कस करिएगा बॉडी डायगोनल कैसे कहा जा सकता है। बॉडी डायगोनल्स पे क्वेश्चन अगर पूछा गया,
और जैसा कि अगला क्वेश्चन है उसी की लैंग्वेज को देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जांपल के तौर पे उस चीज को देखें, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, यानी जो बॉडी डायगोनल है उस पर कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स रखे गए। और ऐसे आपके रूम्स में जो बॉडी डायगोनल्स, टोटल बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल हैं, टोटल 4 पॉसिबल है। प्लीज मेरी इस मेहनत का आप थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करिएगा, अपने कमरे में देखिएगा। तो एक वहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल होगा, एक बॉडी डायगोनल इधर से जाएगा, एक उधर से जाएगा, एक ऐसे इधर से जाएगा। टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल है। और ये कह क्या रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, ये अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं 2 पार्टिकल हर बॉडी डायगोनल पर है। तो आपके रूम्स में कितने टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे बताइए। टोटल बॉडी डायगोनल्स की नंबर जो होंगे वो है हमारे पास 4। डायगोनल जो हमारे पास पॉसिबल हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल होते हैं। और हर बॉडी डायगोनल पे कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स रखे गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 बॉडी डायगोनल्स हैं और हर बॉडी डायगोनल्स पे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन किसी और के साथ शेयर भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि बॉडी डायगोनल्स रूम के भीतर की स्ट्रक्चर है, ये किसी और रूम में जाएगा ही नहीं। तो टोटल हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा बॉडी डायगोनल्स का वो कितना मिलेगा, 8 का मिलेगा। आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल्स पे जो टोटल संख्या मिलेगी वो 4 है और हर एक पर जो पार्टिकल्स हैं वो टोटल 2 हैं। तो 4 × 2 करेंगे तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। टोटल बॉडी डायगोनल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 का हो जाएगा। और ये है हमारा 2 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल। इसी तरीके से कॉर्नर के बारे में जब बात करेंगे, कहाँ के लिए, कॉर्नर के लिए बात करेंगे, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखा जा सकता है। हर एक कॉर्नर के बारे में कह रहे 1 एटम है। तो इसके बारे में तो ये तो बहुत सिंपल सा है। ये कंट्रीब्यूशन आप समझते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। 1/8 × 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 की आएगी। ये टोटल 1 आ जाएगा और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया, टोटल 8 आया। टोटल पार्टिकल्स का नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। टोटल पार्टिकल्स का नंबर यहाँ पर कितना बन करके आएगा, अब बताइए। टोटल पार्टिकल्स का नंबर जो आएगा वो इस तरीके के क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल के लिए टोटल कितने आएंगे, 1 + 8, टोटल कितना हो जाएगा, 9। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बॉडी डायगोनल्स के बारे में मैंने आपको इमेजिन कराया और वो सेंटर से जो पास करेंगे वो टोटल 4 होंगे और वो 2 अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करते हैं, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। और हर एक बॉडी डायगोनल्स पर इसने बोला है जो भी पार्टिकल्स होगा वो दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यही इसका बेसिक फैक्ट है, यही सबसे इसका बेसिक फैक्ट है। जो भी बॉडी डायगोनल्स पे जो भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो किसी और रूम के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का मिलेगा, यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो दिया गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 एटम्स ऑन एवरी बॉडी डायगोनल, तो वो कितना हुआ, 2 का हुआ। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 4 बॉडी डायगोनल्स हमारे रूम में अगर हैं तो इस तरीके से टोटल पार्टिकल्स बॉडी डायगोनल्स के द्वारा कितने बनेंगे, 4 बॉडी डायगोनल्स है, हर एक पर आप समझ सकते हैं ना 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये जो है बुक की लैंग्वेज में दिया गया है 2, ये चीज है 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 8 का आएगा। और इसके बाद जब आप इनका रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे या इनका कंप्लीट नंबर अगर पूछ लिया गया, जैसे कॉर्नर पे 1 का कंट्रीब्यूशन आएगा, कैसे 1/8 × 8 का कंट्रीब्यूशन आएगा। और इस तरीके से टोटल नंबर की बात अगर हम करेंगे, टोटल नंबर यहाँ पर पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं ना टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 1, टोटल कितना आ जाएगा आंसर हमारा, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 9 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, वो कंपटीशन के कॉर्नर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान से रखिए, समझ लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th-12th में होते हैं वो सोचते हैं कंपटीशन में कोई नए लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में वो सीधे तौर पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रेम कर दिया जाता है। कैसे, जैसे अभी आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन के रूप में दे दिया जाएगा तो यही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कंपटीशन कॉर्नर्स की ओर चलते हैं और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चीज को देखेंगे। हमारी किताब के 1.5 सेक्शन के आधार पर एक क्वेश्चन है, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें यूनिट सेल है, जिसमें ए आयंस कॉर्नर पर हैं और बी आयंस जो हैं वो कहां पर है, फेस ऑफ द क्यूब पर है। उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, इन्होंने कहा है कि बी आयंस और ए आयंस के बारे में बात कहा है। तो ए आयंस कहां पर पाए जा रहे हैं, कॉर्नर पर, और बी आयंस जो होंगे वो सेंटर पे पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये सेंटर ऑफ द फेस की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ना 1/8 कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 1/8 × 8 का कंट्रीब्यूशन होगा ए का। मानते हैं या नहीं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं आप देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और यहाँ पर फेस सेंटर के लिए बात करेंगे तो वहां पर 1/2 होगा फेस के सेंटर बी के लिए। और ऐसे फेस हमारे रूम में कितने हैं, 6 फेस हैं। ये
आप जानते हैं कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं 8, फेस कितने होते हैं 6, बॉडी सेंटर कितना होता है कंप्लीट 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। खैर यहाँ पर देखिए ए का कंट्रीब्यूशन और इसी तरीके से हमने बी का कंट्रीब्यूशन दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कैलकुलेशन करेंगे 1/8 इंटू 8 1 आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और इनका रेशियो कितना आ जाएगा A/B का रेशियो जो हमारे पास आएगा वो AB3 का फार्मूला बनते हुए आएगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं, और इसीलिए इसमें ऑप्शन अगर आपको ना भी दिया जाए तो भी आप बना सकते हैं। अब देखिए A, B, C और D का ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ये पहले AIEEE का एग्जाम्स होता था, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से आंसर बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन इसलिए पहले दिया था कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, थोड़ा अगर वेरिएशन होगा तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कैसे ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो पाएगा। चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो C होगा AB3 का। अगले लेवल पर हम चलेंगे और यहाँ पर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।